भाइयों, मैं परवेज स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। जो भाई पहली बार आए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें और बराबर में जो घंटे का बटन है वो जरूर दबाएं ताकि जो भी आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार गौरव जी। नमस्कार जी। सर, अपने बारे में आप बताएं, क्या फार्म की लोकेशन है? सर, हमारा गिरशाला जो है ये हमारी पड़ती है राजनगर एक्सटेंशन के पास, और हमें 4.5 साल हो गए हैं ये गिरशाला खोले हुए। बेसिकली हमारा जो उद्देश्य है, देसी नस्ल गिर पे हम लोग काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हर घर में गिर एक तो होनी चाहिए हर किसान भाई के पास। तो सर, आपने फार्म कब स्टार्ट किया था और कितनी गाय से आपने स्टार्ट किया था? सर, मैंने जो फार्म शुरू किया था मैंने 4.5 साल पहले शुरू किया था और लगभग 2016 से शुरू किया था मैंने जी। और मैं 5 गायों से शुरू किया था। और मेरे पास क्या है कि कभी 100-150 गाय हो जाती हैं। इस समय पे मेरे पास लगभग 48 गाय हैं और नंदी महाराज भी हैं। तो सर, जब आपने फार्म स्टार्ट किया था तो कितना आपको इन्वेस्टमेंट इसमें आपने करा था? तो देखिए, ऐसा होता है कि फार्म स्टार्ट करना आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लाखों रुपए की ज़रूरत है। बस ये है कि आपका एक मनोबल स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको करना क्या है, किस तरीके से काम करना है। आप 1 गाय 2 गाय गौ माता से भी शुरू कर सकते हैं फार्म शुरू करने के लिए। फिर आप जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जाए आप उस हिसाब से आगे वर्कआउट करते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करता जाए। तो सर, आपने गिर गाय का ही चुनाव आपने क्यों किया? गिर गौ माता असल में अगर आप माने तो शास्त्रों में भी गिर नस्ल को ही सर्वप्रथम माना गया है। और मैं अगर आपको बोलूँ तो मेरे को सबसे ज़्यादा इमोशनली अटैच भी मैं इन्हीं गिर माता से ही हुआ हूँ, क्योंकि इनके अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ होती है कि इनसे आप बातें करो, ये बातें करेंगी और बहुत इमोशनल होती हैं सब चीज़ों के लिए। बेसिकली आपका जो अटैचमेंट रहा है वो पर्सनली इनसे अटैचमेंट रहा है आपका? जी बिल्कुल जी। तो सर, आप जो ये काव हैं, ये कहाँ से लेके आए थे आप जो गिर गाय हैं? सर, ये जो हमारी जो गिर गाय माता है ये हम लोग राजस्थान और गुजरात इन 2 जगहों से हम लोग लाते हैं। किसान भाइयों से ही लाते हैं हम लोग। और क्या सर प्राइस में आप लेके आते हैं इनको? सर, बेसिकली क्या होता है कि किसान हर कीमत की गाय है यहाँ पे। इसके अंदर क्या होता है कि हर कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही डिपेंड किया जाता है प्राइस इसका, कि किस तरीके का दूध दे रही है, क्या नस्ल है, क्या ब्लड लाइन है, ये सब चीज़ें देख के ही प्राइस लगाए जाते हैं। जी जी। वो कहीं ना कहीं वेरी करता है कि किस तरह का आपकी गाय है। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रख। सर, फार्म का ये एरिया क्या है आपका? सर, मेरे पास इस समय पे 6 बीघा फार्म है यहाँ पे। हाँ जी। और मैं खुली रखता हूँ बिल्कुल नेचुरल, ताकि नेचुरल इनको वो रहे, जहाँ खुली रहे अपना आराम से, जहाँ उठना बैठना है। पेड़ भी लगे हुए हैं हमारे पास, तो वहाँ पे बैठती हैं, बहुत आनंद होती हैं। मतलब ओपन आपने इनको छोड़ा हुआ ताकि एक्सरसाइज वगैरह जो अपना डेली का जो रूटीन है, हाँ बिल्कुल, वो पूरा इनको मिलता रहे। इनकी सेहत के लिए भी अच्छा है। तो सर, कितनी आपके पास गाय हैं और कितने आपके पास बुल हैं? सर, मेरे पास इस समय पे 48 गाय हैं जी। और बुल इस समय पे मेरे पास 2 बड़े बुल हैं और बाकी मेरे पास 3 छोटे बुल हैं जिनको मैं अभी तैयार कर रहा हूँ जी। आप सर दूध कैसे निकालते हैं? सर, नॉर्मल जो देसी तरीका है हम लोग उसी से निकालते हैं। हाथ से ही निकालते हैं हम लोग दूध। जी जी। कोई मशीन का यूज़ नहीं करते, क्योंकि मशीन का क्या होता है कि सकिंग जो होती है उसके अंदर वो आप कम ज़्यादा हुई तो फिर गौ माता को दिक्कत होती है। जी सर, मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छे आपने जो आपका जो गोवंश है काफ़ी अच्छा है। तो कुछ स्पेशल आप इनको खिलाते हैं या कैसे इनकी मतलब जो डाइट है वो मेंटेन करके रखते हैं? सर देखिए, कुछ ऐसा कोई स्पेशल नहीं खिलाते हैं। बेसिकली मैं किसान भाइयों को ये भी कहना चाहता हूँ कि कई लोग बहुत महीनों सालों ट्रेनिंग लेते हैं कि हमें कैसे गौ पालन करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। और मैं आपको इनडायरेक्ट वे में कहूँ तो ये पूरा ठगी है। आप खुद अपने मन से, जब भी आप कोई गौ माता पालें, अपने मन से आपको खुद को पता होना चाहिए कि गौ माता को क्या क्या चीज़ें खाने में चाहिए। हरा चारा हो गया, खल हो गई और दलिया हो गया। इस तरीके से अगर आप लोग खुद वो करें, देसी तरीके से इनका इलाज करें तो ज़्यादा अच्छे से पलती हैं जी। तो सर, किसान भाई जो स्टार्ट करना चाहते हैं फार्म को, वो काफ़ी ये पूछते हैं, फ़ोन्स आते हैं कि सर क्या खिलाएं ताकि जो हमारी जो गौवंश है वो अच्छे से चल सके। तो कुछ आप उनको सलाह देना चाहते हैं कि वो कुछ ये खिलाएं ताकि? सर देखिए, बेसिकली क्या है कि आप इसके अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल भी इनके फीड में आप डाल सकते हैं और अपना दलिया यूज़ करें। दलिया, गेहूँ का दलिया करें, मक्के का दलिया करें और साथ ही साथ खल आप यूज़ करें, हरा चारा यूज़ करें। हर गौ माता को कम से कम मेरे ख्याल से 3 किलो हरा चारा मिलना चाहिए, भूस 2 किलो मिलना चाहिए
और किस हिसाब से दूध दे रही है, प्रेग्नेंट है या कॉन्सेंट्रेटेड फूड का, आपको उसका एक चार्ट बना के ही करना पड़ेगा पूरा। तो सर अगर हम बात करें, एक गाय दिन में कितना खा लेती है एवरेज? सर देखिए, कितने का खा लेती है? सवेरे शाम का देखा जाए तो गौ माता का, अगर देखिए वो तो नहीं बता पाऊंगा कि कितना खा लेती है। बेसिक बात यह है कि गौ माता का पेट भरना चाहिए, हमारा मोटो ये रहता है। दूध वाली है तो उन्हें क्या देना चाहिए, और अगर प्रेग्नेंट है तो उन्हें गर्म नहीं चीज़ें देनी है, नहीं तो फिर वो बच्चा फेंक देती है। जी। और फीड की क्या कॉस्ट आती है सर पर डे की एक काऊ में? सर देखिए, हम लोग तो अपना बनाते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से अच्छा खिलाएंगे तो लगभग 150-200 रुपये तक का आपको पर डे का खर्चा लगता है। और साल में सर कितने महीने गौ माता दूध देती हैं? सर इसके अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि मेरे पास ऐसी भी कुछ गौ माता हैं जो 9 महीने दूध देती हैं, कुछ ऐसी भी गौ माता हैं जो 12 महीने भी दूध दे रही हैं। अभी भी मेरे पास दूध दे रही हैं, लेकिन यह है कि लेट प्रेगनेंसी हुई है इसलिए वो दे रही हैं। जैसे कि 4 महीने उनको दूध देते हो गया, फिर प्रेग्नेंट हुई है तो हमने 7 महीने उनको दूध पे रखा और बाकी के 2 महीने हमने ड्राई पे रखा, तो 12 महीने भी दे देती हैं ये। जी। तो सर आप जो मिल्क है आपका, वो क्या रेट पे आप सेल करते हैं? सर हम लोग मिल्क नहीं सेल करते, हम पूरे मिल्क का घी बनाते हैं। बिलोना मेथड से हम लोग बनाते हैं मिल्क, और हम लोग, हमारा ही ग्रुप है जो ऑर्गेनिक जो पसंद करते हैं, जो बिल्कुल प्योर लेना पसंद करते हैं, हम उन्हीं को ही अपने क्लाइंट्स, रिपीटेड क्लाइंट हैं, हम उनको देते हैं। तो बेसिकली आप प्रोडक्ट पे आप फोकस किए हुए हैं, प्रोडक्ट आप बना के, घी बना के बेसिकली आप उनको, बस हम लोग घी बना के, उसके अंदर फोकस है कि A2 का तो आप बेनिफिट जानते ही होंगे घी का, कि क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, सब चीज़ों आपका कैंसर में, टीवी में और भी चीज़ों में यूज़ में आता है, इसलिए हम खाली घी का ही करते हैं। क्या रेट से आपका घी जाता है सर? सर 2800 पर केजी, पर लीटर, पर केजी आपका 2800 पे जाता है। अगर कोई कस्टमर आपसे मंगाना चाहेगी तो कैसे सर आप उसको डिलीवर करेंगे? तो नॉर्मली आप हमको कॉल कर दीजिए, आप कहीं पे भी होंगे तो जो कोरियर चार्जेस होते हैं वो लगेंगे और आपके पास घी डिलीवर्ड हो जाएगा। सर ये जो आपका प्रोडक्ट है घी, इसके बारे में सर थोड़ा बताइए। सर देखिए, ये अभी बिल्कुल निकला हुआ है आज का, इसलिए इसमें लेवल नहीं लगा है। ये हमारा A2 प्योर बिलोना मेथड से निकाला गया है घी, और इसकी पहचान ये है कि ये बिल्कुल भी जमता नहीं है, चाहे क्या किसी भी टेम्परेचर पर रखो ये नहीं जमता है। यही इसकी प्योरिटी है और इसकी महक और बेसिकली बहुत अच्छी होती है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल प्योर है, कोई मिलावट नहीं है, 100% की हम गारंटी देते हैं इसके अंदर क्लाइंट को, इसलिए क्लाइंट हमारे पास रिपीटेड होते हैं। और इसलिए वो कस्टमर जो आपके रेगुलर आपसे ले रहे हैं वो, जी, इम्यूनिटी बूस्टर है, आप एक तरीके से ये मानिए इम्यूनिटी बूस्टर है। सर नस्ल सुधार के लिए आप क्या करते हैं? सर एक सबसे बड़ा जो बात है, मैं कहना चाहता हूँ कि किसान भाइयों को यही नहीं पता कि नस्ल सुधार क्या होती है। नस्ल सुधार, लोग सोचते हैं कि AI लगा देंगे हम किसी भी गौ माता के तो वो नस्ल सुधार करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। AI से कभी भी नस्ल सुधार नहीं हो सकती, मेरा मानना ये है। नस्ल सुधार बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई भी गौ माता है, आप पहले करेक्टरिस्टिक्स में हम लोग नस्ल पहचानते हैं। जैसे कि गिर माता है, ये गिर माता है, तो फिर हमें पता है कि इसके नस्ल सुधार के लिए हमें क्या करना है। अगर इसकी हाइट कम है, इसका गल कंबल कम है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बच्चिया है, इस समय 2 साल की बच्चिया है, इसका गल कंबल थोड़ा कम है, तो नस्ल सुधार के लिए हमें क्या करना होगा, जो हम वो यूज़ करेंगे नंदी, उसका गल कंबल अच्छा हो, उसकी हाइट अच्छी हो, तो जो पीढ़ी आएगी वो नस्ल सुधार कहलाती है। बेसिकली उसको कहते हैं जी नस्ल सुधार। लोग बाग क्या करते हैं, AI लगाते हैं। AI लगाने पे क्या होता है बेसिकली कि उसके नुकसान ज़्यादा है। AI कई बार तो लगता ही नहीं है, पास ही नहीं होता है, कंसीव नहीं करेगी गौ माता। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर हाथ डालता है, जो कि मैं सख्त खिलाफ हूँ कि आप नेचुरल चीज़ से आप नहीं कर रहे हो। आप क्या करोगे, डॉक्टर हाथ डालेगा, उसका बच्चेदानी का मुंह ज़्यादा खुल जाता है, जिस कारण से जब गाय थक जाती है तो ज़मीन पे बैठ जाती है और डस्ट के जर्म्स वगैरह उसके बच्चेदानी में चले जाते हैं, जिस कारण से स्वेलिंग आ जाती है गाय के, इन्फेक्शन हो जाती है, या फिर वो आपने सुना होगा कि वो शरीर दिखाती है, फूल दिखाती है। तो ये सब इसी के ही कारण है। अगर हम लोग नेचुरल तरीके से करेंगे तो जो नंदी महाराज हैं वो 3 घंटे तक तो आप देखते हो कि गौ माता के पीछे ही पीछे रहता है, वो बैठने ही नहीं देता है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस खत्म रहते हैं और पूरी तरीके से आनंदित नेचुरल तरीके से होता है, तो माता भी आनंदित होती है। इसमें अगर प्रॉफिट की हम बात करें तो कितना प्रॉफिट इसमें आ जाता है? सर देखिए, और कितने गाय से अगर कोई भाई स्टार्ट करना चाहता है तो कितने गाय से स्टार्ट करे? सर मैं कहता हूँ एक गाय में भी प्रॉफिट है, ठीक है,
क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि जो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो भी डेयरी फार्म खाली दूध के बेस पे चलता है वो फेल हो जाता है, जो मैंने देखे हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है। लेकिन जो भी डेयरी फार्म हर प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, दूध, घी, मक्खन, दही, और साथ ही साथ आपका हो गया गौमूत्र हो गया, अर्क हो गया, तो ये, और गोबर के भी दिए या मूर्ति बनाना, पंचगव्य बनाना, तो जो भी इस प्रोडक्ट पे कर रहा है तो वो एक गाय से भी प्रॉफिट ले लेगा। मतलब मल्टी प्रोडक्ट उसको बनाने पड़ेंगे, मल्टी प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, उससे नॉलेज भी होगी, और हर घर में जब एक एक गाय भी होगी ना, तो आप ये मानिए रोजगार की भी कमी नहीं होगी, रोजगार बना रहेगा। जैसा कि आप लॉकडाउन में देख ही रहे हैं कि अच्छे से अच्छी कंपनियां भी फेल हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो भी फार्मिंग में वो आज भी अपने उसी तरीके से चल रहे हैं, उनको किसी बात की दिक्कत। तो सर क्या आप सलाह देना चाहते हैं जो डेयरी फार्म को स्टार्ट करना चाहते हैं, कैसे करें, कितने बजट से स्टार्ट करें? और जो ब्रीड है, बेसिकली क्या होता है, लोग पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सी ब्रीड असली है, कौन सी नकली है। तो सर थोड़ा बता सकते हैं ब्रीड के ऊपर कि कैसे ब्रीड की पहचान करें? वो सर धोखा अक्सर इसमें हो जाता है सर। हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन है सर। ब्रीड पहचानने के लिए आप पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप पहचानिए। किसी भी नस्ल के कोई भी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आप ले लीजिए अपनी कैटेगरी में। कई लोग क्या करते हैं कि गुजरात कहते हैं, गुजरात से लाएंगे तो वो गिर प्योर होएगी, लेकिन आपको एक सच्चाई बता दूं, मैं तो दिल्ली एनसीआर में हूँ, मैं गुजरात भी गाय सप्लाई करता हूँ। आप सरप्राइज हो गए, मेरे पास बिल्टी भी है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। गुजरात भी गाय सप्लाई करता हूँ, और गुजरात से ही आप ही लोग मेरे ख्याल से खरीद के ले आते होंगे। मेरे पास कई कॉल्स आती हैं गुजरात से लेने के लिए, तो आप खुद समझ सर ने एक बड़ा महत्वपूर्ण जवाब दिया है कि सर यहाँ से ही जो सच्चाई है, जो सर ने जो बताई है, दिल्ली में रहते हैं लेकिन गुजरात जो इसका जहाँ पे इसका नेटिव है तो वहाँ पे भी सप्लाई करते हैं सर। तो ये बड़ी रोचक सर आपने जानकारी दी है। हाँ सर, बिल्कुल सच्ची बात है ये कि गुजरात में भी मैंने गाय देता हूँ, और आज से नहीं दे रहा हूँ, मेरे को 3 साल हो गए। जब मैंने फार्म खोला था उसके अगले ही साल से मैं बड़ा सरप्राइज हुआ था जब पहली बार ही मेरे पास गुजरात से कॉल आया था, उन्होंने कहा था कि हमको गिर गाय चाहिए। तो मैंने कहा भी था कि आप बेसिकली वहाँ पे तो बहुत गिर गाय हैं, तो वो कहते हैं कि गुजरात पे तो बहुत महंगी है, इतने में तो हम आपसे लेके हम दे देंगे लोगों को। तो सर क्या सलाह देना चाहेंगे, कितने बजट से स्टार्ट कर रहे हो, कितने काव से स्टार्ट करें? सर मेरे हिसाब से पहले हर किसान भाई को डिसाइड करना चाहिए कि वो नस्ल सुधार में जाना चाहता है या डेयरी फार्मिंग में जाना चाहता है। दोनों चीज़ों में अंतर। डेयरी फार्मिंग में प्रोडक्ट सेल करके प्रॉफिट लिया जाता है, और नस्ल सुधार में थोड़ा टाइम लगता है, आपको 3-1 साल लगते हैं, जिसके अंदर नस्ल सुधार होके आप जैसे जैसे ब्रीड तैयार करते हैं तो आप प्रॉफिट लेते हैं। तो ये अंतर है। अगर आप लेते हैं डेयरी के लिए, तो आप डेयरी के लिए 2 दूध वाली गाय और 2 प्रेग्नेंट, और 2 आप ऐसी 2-2.25 साल की बछिया ले सकते हैं जो प्रेग्नेंट कभी भी हो सकती है। जिससे कि ये होता है कि जब आपकी दूध वाली गाय दूध देना कम करेगी, तो जो आपकी 2 प्रेग्नेंट होंगी वो डिलीवरी देने के बाद आपका दूध की पूर्ति पूरा करेगी। फिर जो आपकी जो 2-2.25 साल की जो बछिया है वो कंसीव कर लेगी, तो जो आने वाला टाइम होगा तो वो आपका चक्का कभी भी रुकेगा। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि 6 की 6 ले आते हैं दूध वाली, फिर उनकी क्वांटिटी जो होती है सेल के लिए, दूध के लिए, वो प्रोडक्ट पूरी करने के लिए फिर गाय खरीदते रहते हैं, अपना प्रॉफिट वो लोग खरीदने में ही लगा देते हैं, तो वो नहीं जम पाते। ओके गौरव जी, आपने हमारे भाई को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसलिए आपका धन्यवाद सर। नमस्कार।